हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 17 मई 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 17 मई 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन है, who topped in the Forbes highest paid athlete list for 2022। तो फोर्ब्स की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है। वो लिस्ट है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की पिछले साल, जिनको सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मिले हैं ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड दोनों को मिला के। तो उसके अंदर किसने टॉप किया है, और ये दोस्तों है एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर, और उनका नाम है लियोनेल मेसी। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं लियोनेल, ये बिलोंग करते हैं दोस्तों अर्जेंटीना से। तो याद रखना है, लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो अर्निंग है वो $130 मिलियन है 1 साल के अंदर, जो कि आप कह सकते हो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड, चाहे वो कोई उन्होंने इंडोर्समेंट किया हो, चाहे कोई ऐड की हो, किसी भी तरह से उनकी सैलरी हो, प्राइस मनी, सबको मिला के $130 मिलियन जो हैं वो उन्होंने 1 साल के अंदर कमाए हैं। और फोर्ब्स ने ये कैलकुलेट किया है एक एस्टीमेट के बेसिस के, जिसके अंदर उन्होंने जो टूर्नामेंट जीते हैं उसकी प्राइस मनी, उनको जो सैलरी मिलती है, जो बोनसेस उनको एक्स्ट्रा मिले, या कोई कंपनीज के वो स्पॉन्सर बने हैं, उसके बेसिस पे जो है वो आप कह सकते हो कि उनका रेवेन्यू कैलकुलेट किया गया। पहला रैंक तो लियोनेल मेसी का है, दूसरा है लीब्रॉन जेम्स का, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इनको दूसरे स्थान पे रखा गया। और तीसरा नाम मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने नहीं सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी जो आप कह सकते हो अर्निंग है 115 मिलियन है। लेकिन अर्निंग दोस्तों आपने याद नहीं रखनी, ये आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट के अंदर सबसे टॉप स्थान जो है वो लियोनेल मेसी ने हासिल किया है, दूसरा स्थान जो है वो लीब्रॉन जेम्स का है, और तीसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन।
टीम इंडिया ने मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है, वो है थॉमस कप 2022। बहुत ही एक आप कह सकते हो कि अचीवमेंट, इंडिया का नाम रोशन किया है थॉमस कप जीत के। ये कौन से नंबर का एडिशन था थॉमस कप का, ये आपने बताना है। कौन सी टीम को हराया है ये बताना है, और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ ये बताना है। मतलब 3 चीज़ें आपने इसके अंदर बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो ये दोस्तों 32 नंबर का एडिशन था, इंडोनेशिया को हराया है और थाईलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ था। तो डी आंसर होगा। आपने 4-5 चीज़ें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। 4 कौन कौन सी, टूर्नामेंट किसने जीता है, इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया। बहुत ही खास बात है क्योंकि 14 बार 14 टाइम्स चैंपियन है दोस्तों थॉमस कप का इंडोनेशिया, उसको हरा दिया है। और साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक के अंदर हुआ था, थाईलैंड के अंदर हुआ था, और 3-0 से हराया है इंडोनेशिया को। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार थॉमस कप को जीता है और एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ इंडिया उतरा था और उसको पूरा करके वापस आया है। और इंडिया ऐसा छठा कंट्री बन चुका है जो थॉमस कप को जीता है जिसने, क्योंकि इससे पहले आप कह सकते हो इंडोनेशिया है, चाइना है, इससे पहले मलेशिया ने ये टाइटल जीत लिया है, डेनमार्क ने और जापान जीत चुका है, लेकिन अब इंडिया ने भी ये कारनामा कर दिया है। इससे पहले इंडिया अलग अलग इवेंट्स के अंदर जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका था थॉमस कप के अंदर। 1952 में सेमीफाइनल्स में पहुंचा, 55 में पहुंचा, 79 में भी सेमीफाइनल्स में पहुंचा था। लेकिन इस बार हमने कर दिखाया है, इस बार हमने थॉमस कप को जीत लिया है। किस तरह से हमने जो है वो 3-0 से जीता। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो, फर्स्ट मेन सिंगल्स के अंदर जो हमारे बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, लक्ष्य सेन वर्ल्ड चैंपियन है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इन्होंने इंडोनेशिया को प्लेयर को हरा के 1-0 से लीड जो है वो क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी। फिर फर्स्ट डबल्स के अंदर हमने जो है वो 2-0 से लीड हासिल कर ली क्योंकि हमारे 2 प्लेयर, एक तो सात्विक साईराज और एक चिराग शेट्टी, दोनों ने इंडोनेशियन प्लेयर्स को हरा के 2-0 से लीड हासिल कर ली। फिर सेकंड मेन सिंगल्स के अंदर किदाम्बी श्रीकांत जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने जो है वो इंडोनेशियन प्लेयर को हरा के 3-0 से जो है वो लीड हासिल कर ली और 3-0 से हमने इंडोनेशिया को हरा के हमने थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों थॉमस कप के बारे में याद रखना है, इसमें 2 कप जो है वो इंक्लूडेड हैं। एक तो थॉमस कप है दोस्तों, एक उबर कप भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप देखोगे थॉमस कप का जो है वो 32nd एडिशन था, उबर कप का ये 29th एडिशन था जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। ये एक बाईइनियल इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जिसमें मेन और वुमेन की नेशनल टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड टीम्स हैं। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और 99% चांस है कि इन्हीं 5 चीज़ों से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हु इज अपॉइंटेड एज द डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो इसमें भी 2 चीज़ें हैं क्योंकि सारे बच्चों ने ये तो कर लिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट किया गया, लेकिन कौन से नंबर के अपॉइंट किए गए ये भी आपने याद रखना है। और दोस्तों 15 मई 2022 को एग्जैक्ट डेट है ये। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी आप कह सकते हो, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने ये पद संभाल लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और ये 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले ये पोजीशन किसके पास थी, सुशील चंद्र जी के पास थी, लेकिन सुशील चंद्र जी का टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो रिटायर हो चुके हैं 14 मई को। तो 15 मई से जो हैं वो राजीव कुमार बने। ये 3 मेंबर बॉडी है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, बाकी 2 जो हैं वो सिंपल इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो सुशील चंद्र जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राजीव कुमार जो हैं वो एक इलेक्शन कमिश्नर थे, और तीसरे अनूप चंद्र पांडे जो है इलेक्शन कमिश्नर थे। अब ये हो गए रिटायर, तो इसका मतलब जो राजीव कुमार जी हैं ये प्रमोट हो गए चीफ इलेक्शन में, और जो अनूप चंद्र पांडे अभी भी इलेक्शन कमिश्नर है। मतलब एक पोजीशन अभी खाली पड़ी है, तो आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा कि किसको नया इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। लेकिन दोस्तों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं राजीव कुमार जी के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और एक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ड्यू हैं अभी जुलाई और अगस्त में, जो इन्होंने करवाने हैं। क्योंकि पूरे देश में जितने भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, सारे के सारे कौन कंडक्ट करवाता है, ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन 2 इलेक्शंस, एक पंचायत के और एक म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और साथ में आपने याद रखना है कि ये पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और साथ में एक इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अनूप चंद्र पांडे जी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर की शपथ जो है वो किसने ली है? बहुत ही सिंपल है, आपने याद रखना है, नाम जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं, और नाम है डॉक्टर मनीक साहा या डॉक्टर मानिक साहा। तो सी आंसर होगा। ये स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है त्रिपुरा के, और साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर भी हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली है और इनको ओथ दिलाने का काम किया है गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, और वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। लेकिन दोस्तों एक खास बात आपने याद रखनी है कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे बिप्लब कुमार देव, लेकिन इन्होंने सडनली रिजाइन कर दिया है, जिसके कारण ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी और इसलिए चुना गया है डॉक्टर मनीक साहा को। तो अपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है। ये 12th चीफ मिनिस्टर बने हैं दोस्तों त्रिपुरा के, गवर्नर ने ओथ दिलाई है इनको। लेकिन एक खास बात है कि ये ऐसे पहले बीजेपी के मेंबर हैं जो राज्यसभा से हैं त्रिपुरा से। ये अपने बात याद रखनी है कि राज्यसभा में इनके रिसेंटली इलेक्शन जो अभी हुए थे हमारे, तो अप्रैल 2022 में ही इनको राज्यसभा के अंदर चुना गया था एज ए बीजेपी मेंबर, और ये पहले बीजेपी मेंबर त्रिपुरा से जो राज्यसभा में भेजे गए थे। और ये एक खास बात भी है कि ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लखनऊ किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से ये पढ़े हैं, और इन्होंने डेंटल सर्जरी की हुई है, मतलब एक आप कह सकते हो कि डेंटल सर्जन है बाय प्रोफेशन। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। गवर्नर मैं आपको बता चुका हूँ, नए चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, किसने 79th एडिशन जो है वो 2022 का इटालियन ओपन का जीत लिया है? तो 2022 का इटालियन ओपन, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेनिस की, और ये 79th एडिशन है, और दोस्तों ये जीत लिया है वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविक। कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और नोवाक जोकोविक ने किसको हराया है? स्टेफनोस सिसिपास को हरा दिया है। मतलब आप कह सकते हो कि जो रनर अप हैं या डिफीटेड प्लेयर हैं वो कौन है? स्टेफनोस सिसिपास हैं। तो आप देख सकते हो इटालियन ओपन जोकोविक ने सिसिपास को हरा दिया है और 38th मास्टर 1000 टाइटल जीत लिया है। लेकिन इस टाइटल को जीतने के साथ ही उनके टोटल टाइटल 87th हो गए हैं। एटीपी टाइटल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 87 टाइटल जो है वो टोटल जीत लिए हैं। लेकिन अगर मेन सिंगल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। लेकिन वोमेन सिंगल्स दोस्तों याद रखना है, ईगा स्वेतेक ने जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि मेन सिंगल्स इटालियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और वोमेन सिंगल जो है वो किसने जीता? ईगा स्वेतेक ने जीता, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। सिर्फ स्लाइड से क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022 जो है वो उसका थीम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। कौन सी डेट को? ये दोस्तों 15 मई को हर साल मनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फैमिलीज के अंदर हम इश्यूज को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नॉलेज किस तरह से बढ़ाएं, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, या किसी भी तरह से, ताकि जिससे फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं वो फैमिलीज जो हैं वो क्या कर सके, अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को सोशल डेवलपमेंट के बेसिस पे आगे बढ़ा सकें। और इस बार का थीम रखा गया है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। तो बी जो है वो इसका आंसर होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि इस पूरे थीम को इसलिए रखा गया है कि फैमिली फ्रेंडली अर्बन पॉलिसीज लेके आएं, ताकि अर्बन पॉलिसी से ये ना हो कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, फैमिली सेग्रीगेट हो जाए, बिखर जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज लेके आनी है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करें और साथ में हम फैमिलीज को यूनाइट करने की कोशिश करें। किस तरह से सस्टेनेबल और फैमिली फ्रेंडली अर्बन पॉलिसीज की ज़रूरत है। तो पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में देश के या किसी भी कंट्री के अंदर फैमिलीज का रोल जो है वो बहुत अहम है। और खास करके इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जाना ही अपने संस्कारों के लिए जाता है। तो इसीलिए फैमिलीज का यूनाइट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम न्यूक्लियर फैमिलीज के ऊपर जरूर शिफ्ट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके जो है वो फैमिलीज डिवाइड हो रही हैं, डाइवोर्स केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। बचने का मतलब है कि हमें जो है वो अपनी फैमिलीज को यूनाइट करके रखना है। उसमें हमने बेहतरीन से बेहतरीन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 जो है वो कहाँ पे हुई? ये है दोस्तों पहली बार होने वाली इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, मतलब हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है क्रूज के जरिए, तो ये हुई है मुंबई में दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, महाराष्ट्र में हुई है। इवन 2 यूनियन मिनिस्टर्स ने इसको लॉन्च किया। एक तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, और इसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक जी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। दोनों ने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। लेकिन ये चीफ गेस्ट हैं हमारे यूनियन टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी। उन्होंने इसके ऊपर टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर फोकस किया है ताकि हम क्रूज के बेसिस पे जो है वो टूरिज्म को बढ़ा सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इस इवेंट को एड्रेस किया गया, और ये कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आए, और उसका थीम रखा गया कम क्रूज इन इंडिया, ताकि क्रूज टूरिज्म जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लाइक क्लीन कर रही है गंगा रिवर को, आप कह सकते हो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो, उसमें भी जो रिवर्स हैं उसको दोबारा से उठाया जा रहा है, दोबारा से ठीक किया जा रहा है, ताकि रिवर बेस्ड टूरिज्म भी जो है वो हम बढ़ा सकें। और साथ ही साथ रिवर क्रूज मार्केट जो है वो 5% जो है वो पूरे वर्ल्ड में अभी चल रही है, ग्रो कर रही है हर साल, लेकिन 37% तक ग्रो कर जाएगी अगर हम 2027 के बेसिस पे इसको देखें। तो जो हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बहुत सी रिवर्स के ऊपर काम कर रही है ताकि हम इनलैंड डोमेस्टिक बेसिस टूरिज्म भी बढ़ा सकें। और इसके जो चेयरमैन है करंटली वो हैं संजय बंदोपाध्याय। और इस पूरे इवेंट का जो मैस्केट था, जो हम कह सकते हो कि एक एम्बेलम था, जो एक चिन्ह था, वो था कैप्टन क्रूजो। तो ये भी आपने थोड़ा सा एक बार देख लेना है। तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, और देश में जो कोविड के कारण टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ उससे भी हम जूझ रहे थे, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना है ये कहाँ पे हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का? तो कल ही हम एक क्वेश्चन करके हटे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सेकंड प्रेसिडेंट उनका देहांत हो गया था, तो अब तीसरे प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। उन्हीं के हाफ ब्रदर हैं, और ये चुने गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, जिनको MBZ के नाम से भी जाना जाता है, उनको इलेक्ट कर लिया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तीसरा प्रेसिडेंट फेडरल सुप्रीम काउंसिल की तरफ से। और साथ ही साथ ये रूलर भी रहेंगे किसके? अबू धाबी के। ये भी आपने याद रखना है। तो एक बात आपने खास तौर से याद रखनी है कि 1971 से लेके प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहा है। सबसे पहले जो 1971 से लेके अगर हम देखेंगे 2004 तक कौन रहा देश का राष्ट्रपति? वो रहा शेख जायद बिन सुल्तान अल नायन। फिर उनके बेटे रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन 2004 से लेकर 2022 तक, क्योंकि इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। फिर उनके हाफ ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, इनको बनाया गया है। तो अगर आप देखोगे असलियत में ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे शेख खलीफा के साथ। शेख मोहम्मद जो है वो 2014 से ही काम कर रहे थे, क्योंकि 2014 में शेख खलीफा को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद जो है वो शेख मोहम्मद ही सारा कामकाज संभाल रहे थे। तो ये लाइक पहले से ही निश्चित था कि शेख मोहम्मद जो है वो क्या बनेंगे? आगे प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आप देख सकते हो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन जो हैं वो इलेक्ट कर लिए गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, किसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है? सोमालिया का री इलेक्ट कर लिया गया है बेसिकली, क्योंकि पहले भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस देश के। पहले 2012 से लेकर 17 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनका नाम है हसन शेख महमूद। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो इससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, और इनको फार्मोजा के नाम से जाना जाता था, या फार्माजो के नाम से जाना जाता था। तो फार्मेजो हार चुके हैं, अब हसन शेख महमूद दोबारा से जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस कंट्री के। 2012 से 17 रह चुके हैं, फिर 17 से 22 तक फार्मोजो रह चुके हैं, फिर अब दोबारा से जो है वो कौन आया? हसन शेख महमूद आए हैं। और आपने याद रखना है सोमालिया के बारे में। सोमालिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है अफ्रीका के अंदर जो ईस्टर्न अफ्रीकन पेनिनसुला में आपको मिलेगी, और इसकी जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। याद रख सकते हो, मोगादिशु बोला जाता है इसको, और करेंसी सोमाली शिलिंग है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर
कितनी इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने 2022 का टेक्नोलॉजी पायनियर नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की जो एनुअल मीटिंग है वो होने वाली है 22 मई से लेकर 26 मई के बीच में दावोस में होगी, जिसको दावोस एजेंडा भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 100 स्टार्टअप्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे, जिसमें से 5 जो हैं वो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं। तो टोटल 100 इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल फर्म्स या स्टार्टअप जो हैं इस टेक्नोलॉजी पायनियर नेटवर्क को जो है वो ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 5 जो है वो इंडियन है। ये पांचों के पांचों आप स्टार्टअप्स यहाँ पे देख सकते हो। वाहन है, स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल्स है, रेसिकल है, प्रो एन है और साथ ही पेंडोक्रॉप है। लेकिन आपने एज सच ये सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो याद नहीं रखने, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं। लेकिन इस आप कह सकते हो इवेंट के अंदर शामिल होने का ये मतलब है कि नई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेके जाना, नई फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को आगे लेके जाना, या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाना जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है वो हम ग्रोथ लेवल पे जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। और इनमें से 1/3 ऐसे कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी नेटवर्क में आई हैं, लेकिन वो वुमेन बेस्ड जो हैं वो स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इसका हिस्सा बनने का एडवांटेज क्या होगा इन स्टार्टअप्स को? तो ये साथ ही साथ अपने जो टेक्नोलॉजी है उसका तो प्रदर्शन करेंगे ही करेंगी, लेकिन साथ में फ्यूचर को और कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में भी जान सकेंगी दूसरे स्टार्टअप से। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो इन कंपनीज को मिलने वाला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है दोस्तों, याद रखना है, वो 22 से 26 मई के बीच में होगी और 5 इंडियन स्टार्टअप उसमें हिस्सा लेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के ऊपर काम करती है। और 1971 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्लॉगनी के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं क्लॉस शवाब। आप नाम याद रख सकते हैं, क्लॉस शवाब। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पिक्चर से NAL ने एक टैक्सी ट्रायल किया है एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिजिटल एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम का। कौन से प्लेन के ऊपर? सार्स MK2 के ऊपर। तो यहाँ पे बात हो रही है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की, जो कि कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इन्होंने इस प्लेन के ऊपर जो है वो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम का ट्रायल किया है। ये दोस्तों 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के लिए इसको लॉन्च किया गया था ताकि छोटे छोटे रूट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहा और ये 30 नॉट स्पीड के ऊपर टेस्ट किया गया और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि वो एयरफील्ड्स या आप कह सकते हो वो छोटे एरियाज जहाँ पे रनवेज बहुत शॉर्ट हैं, बहुत छोटे हैं, तो उसके ऊपर एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश जो है वो हो सकती है, जिसके कारण इसका जो है वो अध्ययन यहाँ पे किया गया और ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी को ज़रूर बूस्ट करेगा। और सार्स MRK2 या आप कह सकते हो सार्स मार्क 2, इसके ऊपर ये टेस्ट किया गया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब हम इसको अलग अलग प्लेन्स के ऊपर भी टेस्ट करेंगे, लेकिन ये टेस्ट किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेटर फॉर द ऑस्ट्रेलिया, इनका देहांत हो गया दोस्तों। वैसे तो ये रिटायर हो चुके थे, लेकिन इनका जो ओहदा है, इनका जो ऑरा है वो बहुत ही बड़े लेवल का था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बाकी इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो इनके बहुत से प्रशंसक जो हैं वो उदास हुए, क्योंकि इनका एक कार एक्सीडेंट में जो है वो देहांत हो गया क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि इनका जन्म जो है वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, बर्मिंघम के अंदर, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट जो है वो खेलते थे। 26 टेस्ट मैच खेल चुके हैं दोस्तों, 198 वनडेज खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और 2 बार ऑस्ट्रेलिया टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी तो उसका हिस्सा थे ये, 2003 में भी और 2007 में लगातार जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप को जीता था। और रिटायर होने के बाद बहुत ही सक्सेसफुल कमेंटेटर्स के तौर पे इनको जाना गया। फरवरी 2012 में ये रिटायर हो गए थे, उसके बाद इन्होंने कमेंटेटरी की, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि IPL टीम्स में भी खेले हैं। पहले 3 सीज़न जो हैं वो ये डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेले हैं, और फिर मुंबई इंडियंस की तरफ से 1 सीज़न जो है वो इन्होंने खेला है। तो याद रखना है एंड्रू साइमंड्स। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
क्वेश्चन है नेशनल डेंगू डे जो है वो 16 मई 2022 को मनाया गया। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मेन मकसद होगा कि वायरल इन्फेक्शन को रोकना है हमने, जो कि ह्यूमंस के अंदर बढ़ती है किसी भी आप कह सकते हो कि मॉस्किटो के काटने से। तो ये डेंगू मॉस्किटो जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके काउंट को कम कर देता है, जिसके बाद जो है वो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो है वो बन जाती है। और इसका मेन मकसद यही है कि डेंगू को किस तरह से रोका जाता है, लोगों को अवेयर करना उसके बारे में, और हम पहले से प्रिपेयर रह सकें कि डेंगू को किस तरह से हम रोक सकते हैं, सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। और इस दिन की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से की गई थी, और इसका मेन मकसद यही है डेंगू और उसके प्रिवेंटिव मेथड्स लोगों को बताना। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2022 16 मई को मनाया गया। तो इसका मेन मकसद यही है कि लाइट का जो रोल है साइंस के अंदर, कल्चर एंड आर्ट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, या मेडिसिन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन में, या एनर्जी में, तो हम वो लोगों को अवेयर कर सकें उसके बारे में। और इसका मेन मकसद साथ में ये भी है कि हम पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण किया, आप कह सकते हो उसका उद्घाटन कर दिया इन्होंने। और इसका मेन मकसद यही है पोर्टल का कि सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल जो है वो ऑनलाइन ही मिल सकें। और इस पोर्टल का नाम है सुगम संचार। क्या नाम है? सुगम संचार gov.in। और इसका मेन मकसद ये भी है कि हम पूरे इंडिया में जो हैं वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के तहत। अदानी ग्रुप जो है वो अंबुजा सीमेंट और एसीसी में कुछ स्टेक खरीदेगी 10.5 बिलियन डॉलर का, जो कि किसके पास है? हॉलसिम लिमिटेड के पास है। तो अदानी ग्रुप जो है, जो कि गौतम अदानी जो है वो लीड कर रहे हैं, तो वो स्विस मल्टीनेशनल कंपनी हॉलसिम का स्टेक खरीद लेगी अंबुजा सीमेंट में और एसीसी में। और इसकी टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे 10.5 बिलियन डॉलर जो है वो अदानी ग्रुप को पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ रुपीज जो है वो अदानी ग्रुप को पे करने होंगे। नेशनल डेंगू डे हम कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2022 16 मई को मनाया गया। तो इसका मेन मकसद यही है कि इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें, टॉलरेंस को, सहनशीलता को प्रमोट कर सकें, सॉलिडेरिटी को प्रमोट कर सकें, पीस को प्रमोट कर सकें अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर, ताकि कोई भी रीजनल वायलेंस जो है वो ना हो, कोई भी दंगा फसाद ना हो, पीस को हम प्रमोट कर सकें। तो खास करके इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उसमें हम सारे लोग इकट्ठे रह सकें, हम एक ही डेवलपमेंट के बारे में सोचें, हम जो है वो आपस में शांति बनाए रखें, इस चीज़ को ये दिन जो है वो प्रमोट करता है। और इसका स्लोगन जो है वो इस बार का था यूनाइटेड इन डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज़, कि हम चाहे डिफरेंट हैं, चाहे रिलीजन वाइज, चाहे लैंग्वेज वाइज, लेकिन फिर भी हमने इकट्ठे रहना है। नेक्स्ट, वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 16 मई 2022 को इस बार मनाया गया, क्योंकि ये जो वैसाख डे है दोस्तों, ये हर साल जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, लेकिन फर्स्ट फुल मून पे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट फुल मून पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आप कह सकते हो वैसाख के महीने में आता है, मतलब अप्रैल और मई के महीने में आता है अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस बार जो है वो ये आया 16 मई 2022 को मनाया गया। और ये वैसाख डे जो है वो दोस्तों 3 इवेंट्स को आगे लेके जाता है। एक तो बर्थ जो है वो भी इसी दिन हुआ था महात्मा बुद्ध का, इनलाइटनमेंट मतलब मोक्ष भी इसी दिन मिला था, और साथ में डेथ जिसको हम कहते हैं परिनिर्वाण, वो भी इसी दिन जो है वो हुआ था। और ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी, इसलिए इसको वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 15 और 16 मई 2022 का क्वेश्चन था, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा बैंक था जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड को जो है वो लॉन्च किया था? अदरवाइज तो यूटीआई आता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा है जिन्होंने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था 1987 के अंदर। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? स्मार्ट मनी का मतलब क्या है? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन यार आंसर बताना जरूर है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ, सारे आंसर्स मैं पढ़ता हूँ कि कौन आंसर जो है वो रेगुलर कर रहा है। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।